नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में हुआ है। नाउ इसका मेन रीज़न ट्रम्प ने स्वयं बता दिया कि ऑयल वाज रनिंग आउट, अमेरिका के रिजर्व्स ख़त्म हो रहे थे, इट विल अफेक्टेड द रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, और इसलिए एमओयू की जल्दी पड़ी। नहीं तो अमेरिका में तेल की प्राइसेस जो है मार्च से लेके अब तक ऑलमोस्ट 60% बढ़े हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा था कि ये प्राइसेस जो हैं अब आगे बढ़ के ऑलमोस्ट 100% से ऊपर पहुंच जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इसलिए ये जल्दी से एंड युद्ध को ख़त्म करना ही था। अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि दुनिया भर की इकॉनमी में रिसेशन आ सकता है, तो अमेरिका के डॉलर का कोई यूज़ बचेगा नहीं, डॉलर वुड हैव गॉन आउट। तो इस युद्ध को ख़त्म करना ही था। क्या युद्ध परमानेंटली ख़त्म हुआ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ क्यों। देखिए, जो पॉइंट्स हैं, इमीडिएट परमानेंट एंड टू मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। तो अमेरिका और ईरान के बीच में है, इसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। इजरायली गवर्नमेंट ने वी हैव नॉट रिसीव द ऑफिशियल कॉपी एंड वी आर नॉट सिग्नेटरी टू इट। ओके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये अमेरिका की तरफ से को बोला गया है कि नाउ नो मोर इंटरनल जो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस in Iran. 60-day window to negotiate and reach a final comprehensive deal. US lifts naval blockade immediately, fully ending it within 30 days, or US forces near Iran to be removed within 30 days after the final deal. ईरान बोलता है कि 30 दिन के अंदर सारा नेवल ब्लॉकेड हट जाना चाहिए यूएस का। ईरान ने टोल फ्री पैसेज जो है कमर्शियल वेसल्स का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3.5 दिन के लिए छोड़ता है वो। उसके बाद ओमान और ईरान जॉइंटली मॉनिटर करेंगे गल्फ ऑफ हॉर्मुज को, और बाकी गल्फ स्टेट्स भी इन्वॉल्व होंगे। ऐसा बोला जाता है कि 8 to 9 बिलियन डॉलर्स जो है ऑलरेडी पे किया जा चुका है गल्फ कंट्रीज से। उसमें यूएई वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ईरान टू कम टू दिस नेगोशिएशन टेबल। 300 बिलियन प्लस रिकंस्ट्रक्शन फंड फॉर ईरान इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूएस और रीजनल पार्टनर्स के साथ, और पाथ टू फुल सैंक्शंस टर्मिनेशन, यूएन, आईएईए एंड ऑल यूएस प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन एन एग्रीड शेड्यूल इन द फाइनल डील। न्यूक्लियर कमिटमेंट्स, ईरान बोलता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, और हैंडलिंग स्टॉकपाइल्ड एनरिच्ड यूरेनियम, ऑन साइट ब्लेंडिंग अंडर सुपरविजन, स्टेटस को मेंटेनेंस जो है, ईरान कीप्स इट्स करंट न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस इम्पोजेस नो न्यू सैंक्शंस, कोई सैंक्शन नहीं लगेंगे एडिशनल, और डिप्लॉयज एडिशनल फोर्सेस, और यूएस इशूज वेवर फॉर Iranian crude oil, petroleum products, derivatives and related services until sanctions end. फिर रिलीज ऑफ फ्रोजन Iranian assets funds, जो भी उनके फंड फ्रीज किए गए थे अमेरिकन बैंक्स के द्वारा, स्विफ्ट के द्वारा, उसको रिलीज किया जाता है। Executive monitoring mechanism for MOU implementation for future compliance, and negotiations on final deal begins after the initial implementation of key paragraphs. Final deal will be endorsed by binding UN Security Council regulation. मतलब कि टोटल अब अमेरिका के पास तेल नहीं बचा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, अमेरिका जिसके साथ लड़ता है और मिलिट्री में हार जाता है उसको सारे अवार्ड्स देता है, वीर भोग्य वसुंधरा। एक भारतीय पॉलिटिशियंस में जो वैलिडेशन, अगर अमेरिका को आप दोस्त बनाएंगे तो बहुत ही दुश्मन होगा वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप उसको दुश्मन की तरह रखेंगे तो वो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ईरान के साथ एग्जैक्टली यही हुआ, और वियतनाम के साथ भी यही हुआ। वियतनाम में बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया, 75,000 अमेरिकी सैनिक मरे, लेकिन आज वियतनाम जो है यूएस का ना फ्रेंड है ना एलाई, लेकिन उसको यूएस से बहुत हेल्प मिलती है।
भारत को भी ऐसे ही कुछ स्टैंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यूएस के लिए। उसके साथ दोस्ती आप नहीं कर सकते। अगर आप दोस्ती करेंगे तो रीजन चेंजिंग ऑपरेशन करता रहेगा, हजारों टिमोथी इनिशिएटिव्स करता रहेगा जब तक कि आप हार ना जाए। अगर आप उसे लड़ते हैं तो डर के मारे वो वापस नहीं आएगा। ये एंग्लो सैक्सन इतिहास है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ इसमें ट्रम्प का क्या रोल था और स्टीव विटकॉफ का क्या रोल था, जेरेड कश्नर का क्या रोल था और बाकी जो यूएस के पॉलिसी मेकर्स उनका क्या रोल था। देखिए, ये जो पूरा डील है इससे डॉलर प्रिजर्व होता है। इसमें कहीं भी ऐसे बात नहीं किया गया है कि डॉलर विल नॉट बी यूज्ड। अब अमेरिका के साथ ईरान डॉलर यूज़ करेगा और चीन के साथ ईरान युआन यूज़ करेगा और बाकी कंट्रीज़ के साथ वो डॉलर ही यूज़ करेगा। इंडिया के साथ वो डॉलर यूज़ करेगा, नॉट फॉर द रुपीज़, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और ईरान के साथ भारत को हमेशा प्रॉब्लम रहा है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ आप देखेंगे कि ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, प्लस उसने अपने तेल की प्राइसेस को रैंडमली इंक्रीज भी किया है इन मैनी इंस्टेंसेस। तो भारत को दूसरी जगह से खरीदना पड़ता है। वो एज सिचुएशन विल कम, इंडिया विल रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। अगर ईरान पाकिस्तान को कुछ मदद करता है, बिकॉज नाउ ईरान का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है और वो इज़राइल के लिए और भारत के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। बिकॉज ईरान वो इस्लामिक कंट्री है, पर्शियन नहीं है। पर्शियन मतलब ज़ोरोस्ट्रियन, वो नहीं है, वो एक इस्लामिक कंट्री है। उसने हमेशा भारत पे को अपोज किया है ऑन वेरियस इश्यूज। भारत की ईरान के साथ जो दोस्ती है वो एक ट्रांजैक्शनल दोस्ती है। जब ईरान मुसीबत में था तो भारत ने उसको सपोर्ट किया। जब ट्रम्प से पूछा गया कि इस डील से अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, अमेरिका को फ़ायदा होगा तेल, सस्ता तेल। दैट्स द मेन आंसर ही गेव एंड दैट इज़ द राइट आंसर। स्पष्ट बोला उन्होंने। ईरान अमेरिका को नुकसान क्या होगा कि पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका इज़ नो लॉन्गर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अमेरिका की सिक्योरिटी का गारंटीज खोखली है। अमेरिका के वेपन सिस्टम्स हैव बीन एक्सपोज्ड। तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अमेरिका को। उसकी मिसाइल साइट्स हैव बीन गॉन, उसकी फ्लीट्स हैव बीन अटैक्ड, उसकी सेना उतर नहीं पाई खर्ग आइलैंड में, उसकी सेना ने ट्राई किया, उनको भागना पड़ा। तो ओवरऑल एक सुपर पावर स्टेटस में डेंट तो लगा ही है। और अब अमेरिका का फोकस चेंज होगा भारत की तरफ। देखिए, जब मौका होता है तब आपको पूरा काम करना चाहिए। अब इनका जो फोकस होगा भारत की तरफ होगा। और आपने देखा ही कि एक तरीके से उन्होंने थ्रेट भी दे दी, इस समर अटैक्स इंडिया अमेरिका विल स्टैंड विद देम। मतलब कि एक क्लू दे दिया कि कोई अटैक करने वाला है, किसी को उकसाया जा रहा है टू अटैक इंडिया। और भारत को ज़रूरत नहीं है ट्रम्प के किसी प्रोटेक्शन की। लेकिन भारत को एक बात समझनी चाहिए कि ये जो पश्चिमी देश हैं, इन्होंने भारत पर एक समय मूर्ख बना के एक तरीके का राज दिखाया है। इनको हार मिली थी, निकल गए थे, फिर भी उन्होंने दिखाया है। वो लेसन्स बार बार देने चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये लोग हावी हो जाएंगे भारतीय पॉलिटिक्स में। जैसे उन्होंने बोला जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो कोई और आएगा एंड विल नॉट बी विद देम। मतलब एक थ्रेट है भारत के लिए, लॉन्ग टर्म थ्रेट है विद अमेरिका एक्टिंग द वे इट इज़ एक्टिंग। अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्राइसिस अभी क्रिएट होगा अमेरिकन इकोनॉमी में। MOU के साइन होने के बाद तुरंत बाद अमेरिका में तेल के प्राइसेस नीचे आए, बढ़े नहीं है और इतने भी कम नहीं हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिले, बट स्टिल दे हैव कम डाउन। अभी तक क्या हो रहा था, अमेरिकन गवर्नमेंट वाज सप्लाइंग रिजर्व ऑयल टू द पीपल सो दैट वो अपना बेसिक काम कर सकें, है ना। लेकिन अब जो मुझे ऐसा लगता है कि विद द प्राइसेस कमिंग डाउन, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी होने वाली है टू सम एक्सटेंट। नाउ व्हाट इज़ द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस जो पूरा इंसिडेंट है फॉर ऑन अमेरिकन आउट पावर प्रोजेक्शन। G7 में आपने देखा कि किस तरह उनको इज्जत उस तरह की नहीं मिली जैसे अमेरिका को पहले मिलती थी। अब पूरी दुनिया में
अब लोगों को दिख गया है कि अमेरिकन फोर्सेस को हराया जा सकता है। किसी ने पूछा उनको क्या ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स रख सकता है? उन्होंने बोला हाँ रखना चाहिए, बाकी सब देशों के पास है, उनके पास भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ईरान के जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अब नेट बढ़ने वाली है। उन्होंने 4000 मिसाइल किलोमीटर की मिसाइल को टेस्ट किया, अब वो और भी मिसाइल्स टेस्ट करेंगे। प्लस यहाँ पे चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। P-15 वॉज यूज सक्सेसफुली इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। P-15E वॉज यूज सक्सेसफुली, ये बहरीन के रडार्स पर अटैक किया गया था। तो चाइनीज़ वर इक्वली एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस एंटायर कैंपेन। युद्ध छोटा था, ऑलमोस्ट स्टैंड ऑफ, तो फर्स्ट फेज अगर आप देखते हैं तो 15 दिन का स्टैंड ऑफ है। लेकिन जो दूसरा स्टैंड ऑफ था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीजफायर दोनों पक्षी पार्ट लड़ने के मूड में नहीं है। बीच में जो बड़ा था दैट वाज बिकॉज ऑफ इजराइल, और मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फ्लिक्ट कभी रुकेगा। एक इजरायली मिनिस्टर ने थ्रेटन किया कि वो इजराइल अब एप्स्टीन फाइल्स और जो वाइट फाइल्स बोलते हैं उसको वापस रिलीज करेगा, बट वो अब नहीं चलने वाला है। बिकॉज एक स्ट्रेटेजी 2 बार नहीं चलती, एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी 2 बार नहीं चलती। सो इस बीच में आपने ये भी देखा कि भारत ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को टेस्ट करा, लंबे बहुत सारी मिसाइल्स टेस्ट करी, और भारत ने बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी डिप्लॉय किया, नॉट फॉर पाकिस्तान और नॉट फॉर चाइना, उसके लिए तो ऑलरेडी डिप्लॉय किया। और पब्लिकली यूरोपियन एजेंसी ने उसको बताया कि इसका मतलब ये था कि इंडिया इज़ रेडी फॉर टफर नेगोशिएशन और अमेरिका इज़ ऑल्सो रेडी फॉर रिजीम चेंजिंग इन इंडिया। तो आप बहुत सारे अमेरिकन गेम्स देखेंगे विच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कैप्चर करता जा रहा है, टिमोथी इनिशिएटिव और ये सब, तो दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भारत को कैप्चर करना चाहिए। अनदर जो इस विजिट में वर्सेल्स में साइन हुआ है फ्रांस में, इस एग्रीमेंट के बाद जो ईरान के जो एसेट्स हैं अमेरिका में, ईरान के जो एसेट्स हैं वेस्ट एशिया में या यूरोप में, वो सारे एसेट्स जो है रिलीज़ होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इज़राइल की जो क्षमता है टू वेज वॉर्स लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम इजरायली शोर्स, वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यू हैव मतलब भारत के पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान एक तरीके दोस्त है भारत का, और चीन है। बट भारतीय सेना बहुत बड़ी है, मेरे को इसमें कोई डर नहीं लगता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सेना ही चलती है और कुछ नहीं चलता है। एक ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया भारत के लिए कि वो प्रधानमंत्री मोदी से बहुत इम्प्रेस हैं, ही इज़ ए किलर। इस तरह की बातें बड़ी चीप होती हैं और ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी इसको सीरियसली लेते भी होंगे, और ये बड़बोलापन भी है, एक तरीके से नीचे दिखाना है, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है ट्रम्प का टुवर्ड्स मोदी। इस तरह का कंडिसेंडिंग एटीट्यूड उनका ईरान की तरफ भी है। उन्होंने बोला था अगर MOU साइन नहीं होती है तो बॉम्ब करना शुरू कर देंगे, और लेकिन फिर भी MOU जब साइन हो गया है तो एवरीबडी इज़ हैप्पी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जिस तरह की तारीफ़ की है सबने मिलके, उसका एडवांटेज पाकिस्तान को फिर भी नहीं मिला, बिकॉज कतर टुक ऑल द क्रेडिट, क्योंकि उसने पैसा ट्रांसफ़र किया। कतर एंड UAE एंड बहरीन and Oman, they all collected money, not Oman, Saudi Arabia, they all collected money to be sent to Iran। और सारा पैसा जो भी नुकसान अमेरिका ने किया है which will go through these countries। तो गल्फ कंट्रीज आर investing or paying the money to Iran on behalf of America। अमेरिका अपनी रडार साइट्स को वापस अपग्रेड करेगा और अपने बेसेस को वहीं पे रखने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो वापस रिबिल्ड करेंगे, बिकॉज अब सबको पता लग गया अगर रडार साइट्स वहाँ पे होंगी तो ईरान अटैक कर सकता है। तो ऑल दीज रडार साइट्स विल बी ओन्ड बाय द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, लेकिन उनको चलाने के लिए उनके पास स्किल्स नहीं है। तो या तो वो कुछ लोग तो इंडिया की तरफ आएंगे चलाने के लिए, या कुछ लोग अपनी कैपेसिटी डेवलप करेंगे, नहीं तो कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। सो ओवरऑल अगर आप सिक्योरिटी साइड से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ईरान का ये जो पीस डील है किसी भी तरह से भारत के लिए अच्छा है।
तो भारत को अपना स्ट्रॉन्गर मिलिट्री पोस्चर रखना पड़ेगा। मोदी जी के लिए एक तरीके से विक्ट्री है, क्योंकि यूएई भारत के साथ है। इजराइल की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हुई है, अनलेस क्योंकि इजराइल अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया ठीक से। जो उसने प्रोजेक्शंस दिए थे, इट्स अ वेरी स्मॉल टेरिटरी, तो अगर वो जो उसने प्रोजेक्शंस दिए थे वो उस तरह का आउटकम उसकी मिलिट्री ने अचीव नहीं किया। मुझे लगता है इजरायली मिलिट्री विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस और थोड़ा रेस्ट लेगी, रीग्रुप होगी, रिकनेक्ट होगी एंड विल कम बैक विद अ डिफरेंट लेवल फोर्स। लेकिन विद ये सब मिसाइल्स की वजह से एक इक्वलाइज़र हो गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जिस तरह गिरी ईरान के ऊपर, एक इक्वलाइज़र आ गया है। तो ईरान और इजराइल अब दोनों इक्वल पावर्स माने जाएंगे। तो वेस्ट एशिया में अब रियल मिलिट्री थ्रेट आई है गल्फ कंट्रीज़ के लिए, अरेबिक कंट्रीज़ के लिए, वो आई है ईरान से। तो जो एक ईरान एक कॉलोनी है सुन्नी इस्लामिज़म का, पहले वो ज़ोरास्ट्रियन था, उसको फोर्स कन्वर्ट किया गया था। आज भी अरबी लोग उसको काफिर बुलाते हैं, और तो एक तरीक कॉलोनी। इस तरह से मुझे लगता है रिवर्सल ऑफ इस्लामिज़म हैज स्टार्टेड। अगर ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज़म बढ़ता है, मेरे हिसाब से बढ़ सकता है, अगर उसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वहाँ से चला जाए, अगर वो बढ़ता है, इट विल बी बिगिन द रिवर्सल। भारत में इस्लामिज़म ईरान के थ्रू आया था, और अगर वहाँ से रिवर्सल शुरू होता है, इट्स गोइंग टू गो बैक, तो भारत से भी कम होगा इस्लामिज़म का इम्पैक्ट। क्योंकि इस तरह से आप देख रहे हैं कि ईरानियन पॉपुलेशन हैज़ चोज़न डेवलपमेंट ओवर फंडामेंटलिज्म, और शुरू से ऐसे ही था, 71 तक ऐसे था। तो अमेरिका ने खमेनी को हटाकर खमेनी को बिठा दिया है। ओवरऑल ईरानियन इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल ईरानियन जो है एसेट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। भारत के लिए थोड़ा नुकसान अच्छा नहीं है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, 2 बार बोल चुका हूँ, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। पीस अच्छा है भारत के लिए कि तेल मिल सकता है, और भारत का जो कॉरिडोर है वो सुरक्षित चल सकता है अगर ये लड़ाई में भी आपस में ना हो। और ओवरऑल अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम देखेंगे तो प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी विल हैपन मोर। हिजबुल्लाह को बेटर रॉकेट से आर्म किया जाएगा। हिजबुल्लाह माइट गेट एक्सेस टू एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑल्सो, और मिलिटराइजेशन भी हो सकता है। तो ये सब हेल्प मिल सकता है। ओवरऑल मिलिट्री साइड से देखेंगे तो ईरानियंस डिड वेरी वेल। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बिकेम द न्यूक्लियर बॉम्ब एक तरीके का, वो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मिलिट्री स्ट्रेटेजी। और मिलिट्री दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने कंक्लूसिव डिफीट दी है, डिस्पाइट हैविंग ऑल द अमेरिकन फोर्सेस। अमेरिकन 5th फ्लीट के ऊपर अटैक करना, इट इज़ वेरी बिग। 5th फ्लीट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मैनी कंट्रीज नेवीज। 5th फ्लीट इज बिगर देन फ्रेंच नेवी, बिगर देन, तो बहुत उसके एसेट्स होते हैं। एंड इस मिलिट्री डिफीट के बाद एक चीज़ सामने आई है, इंडो पैसिफिक में से इंडो ड्रॉप कर दिया गया है, ओनली पैसिफिक कमांड। तो मतलब इंडियन ओशन में ओनली वन सुपर पावर इज लेफ्ट, एंड दैट इज भारत। ये अच्छी न्यूज़ है, बट एट द सेम टाइम भारत को अपनी कैपेसिटी और इंक्रीज करनी पड़ेगी टू फाइट ए वॉर, बिगर वॉर। वो भारत कर रहा है, आपको मालूम ही है कितने शिप्स भारत ऐड कर रहा है एवरी वीक, एवरी 6 वीक्स देयर इज 1 शिप एडेड। सबमरीन्स का डील होता है, ये सब डील्स वेरी इंपॉर्टेंट। राफेल का डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का IC-57 का डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम का प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं भारत का जो फ्रेंडलीनेस एटीट्यूड है अमेरिका की तरफ, जहाँ पे बड़ी बड़ी डील्स फंसी हुई हैं, तेजस फंसा हुआ है, वो सब डील्स भारत को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तेजस जी का इंजन का वेट करते करते कोई दूसरा युद्ध भी भारत के सामने आ जाए, और भारत की जो इन हाउस कैपेसिटी उस पर अफेक्ट हो। एज ए AI साइड में भारत हैज़ बिकम द 3rd लार्जेस्ट AI रिसोर्स प्रोवाइडर, विच इज़ नॉट वेरी गुड। मतलब भारतीय इंजीनियर्स दूसरों के लिए AI प्रोडक्ट बनाएंगे अभी वापस वही मॉडल शुरू हो गया जो पहले था। तो ये है ओवरऑल अपडेट। आई होप यू लाइक द अपडेट। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और मेरे लाइव शो होगा कल सुबह, मतलब आज रात को आपके, उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं at 9 PM। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन दैट लाइव शो। अगर आपने मेंबर्स नहीं बने तो मेंबर्स बनिए,
और सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन डिस्कस मोर ऑफ दीज इश्यूज़। और हमारे मेंबर्स वाली वीडियोस देख सकते हैं। आप लोग यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं और पेपाल के थ्रू और जेल के थ्रू। एंड ऑल्सो ज्वाइन अ गुरुकुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक रेगुलराइज 20 साल से चल रहा है और इस ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, 3 days a week। अब वहाँ पे जुड़ के धर्म के विषय में आप सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट शो।